हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शेख तौसीफ आपका दोस्त लेकर आ गया हूँ आज आपके लिए लेक्चर वास्तविक संख्याओं के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्ग जिसे हम म सा कहते हैं और लघुत्तम समापवर्ग जिसे हम ल स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पूर्ण संख्या पर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ये सारी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? इसमें सिर्फ हमें जीरो हटा देना है, मतलब ये संख्या स्टार्ट होगी 1 से, इनमें सिर्फ ओनली पॉजिटिव नंबर आते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। तो ये 1 2 3 4 एंड सो अनंत तक की चली जाएगी, ये हो जाएगी प्राकृत संख्या। इसके बाद हम आ जाते हैं पूर्ण संख्याओं पूर्णांक पर आ जाते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वो होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, ये 1 से इंफिनिटी तक जाती है, ये 0 से इंफिनिटी मतलब अनंत तक जाती है। तो यहाँ पर ये होता है पूर्णांक जो होते हैं, ये हो गया हमारा मेन नंबर 0, यहाँ से हम जाएंगे इंफिनिटी तक, अनंत तक चले गए पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो इंफिनिटी। यहीं से हम वापस आ जाएंगे तो -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी। मतलब कि होता ये है कि माइनस और प्लस ये दोनों को ऐड कर दिया गया है यहाँ पर, तो ये हो गए हमारे पूर्णांक। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। उसके बाद आ जाती है हमारी परिमेय संख्या। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक होगा, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं। ये होती है हमारी परिमेय संख्या। इसमें होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए हमारा पूर्णांक और ये भी होना चाहिए हमारा पूर्णांक। मतलब कि P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए, और जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होती है हमारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन। और अपरिमेय संख्या, इसमें ये हो जाता है कि जिसे हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बट होता यह है कि ये इंटीजर नहीं रहेगा। अब ये जो √2 है, तो ये जो है ये पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर मैंने कहीं जिक्र नहीं किया कि यहाँ पर ये इस टाइप की कुछ संख्या आएगी। तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। आगे हम इसको डिटेल में और पढ़ लेंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने बात कर ली है संख्याओं के बारे में, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि अब बताइए कि क्या जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, क्या वो पूर्ण संख्या हो सकती है? सोचिए और बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जितनी भी प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 एंड इंफिनिटी। तो मेरा कहना था कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो ऑब्वियसली हो सकती है, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हो सकती है, 2 3 4 5 एंड इंफिनिटी। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग परिमेय संख्या के ऊपर, जैसे कि हम इसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए आप, क्या 0/1 ये एक परिमेय संख्या हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है, क्योंकि हम 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये हो सकती है। और जैसे कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है ना, P बाई Q मान लीजिए आपको 200 दे दिया है, तो क्या ये परिमेय संख्या है ना भाई? क्यों नहीं है? इसको इसके बटे में हम 1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी टाइप से आपको कुछ और अब मान लेते हैं। चलिए, अब हम वही P बाई Q की बात कर रहे हैं ना, तो अब मान लेते हैं ये √2 दे दिया, ये √2/1 दे दिया। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? सोचिए और बताइए, मैं बता देता हूँ। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ बात की थी जो हमारे P और Q है ये दोनों होने चाहिए हमारे पूर्णांक। और ये हमने शुरू में ही बात कर चुके हैं कि ये पूर्णांक नहीं है। ये जो पूर्णांक है नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या तो नहीं हुई ना, ये अपरिमेय हो गई। तो अपरिमेय हो गई, ये तो हमारी अपरिमेय हो गई, तो हम इसको परिमेय नहीं बोल सकते। तो अब आ जाते हैं हम
अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले मैं आपको गुणनखंड के बारे में बता देता हूँ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम गुणनखंड निकालने से पहले ये प्रमेय पढ़ लेते हैं। प्रमेय 1.1 है, जिसमें ये लिखा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई संख्या है, यही है गुणनखंड वैसे। तो ये एक संख्या है, मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, इजी से लेकर चलते हैं। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले ये आपको पता होना चाहिए, वैसे पता होना ही चाहिए बट मैं बता देता हूँ फिर भी। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ खुद से विभाजित होगी और एक से होगी। तो जैसे हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो ये एक से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी सिर्फ, इसके अलावा किसी से नहीं होगी। फिर आ जाते हैं हम 3 पर, तो 3 भी खुद से होगा और 1 से होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, मान लेते हैं 4, तो 4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 तो खुद से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये 17 हो गया, तो 17 तो खुद से ही होगा और 1 से होगा। 11 हो गया, तो 11 भी खुद से होगा और 1 से होगा। तो ये सारी अभाज्य संख्या होती है। तो हम प्रमेय क्या कहते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य मतलब जिससे विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि विभाजित हो जा रही है, तो विभाजित भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये 10 ले लेते हैं, तो 10 तो खुद से भी हो जाएगा, 2 से भी, 5 से भी, 1 से भी। तो अब हम इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड ऐसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले ये 10 लिख दिया। अब सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। वैसे आप सब पढ़ चुके हो बट फिर भी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बता देता हूँ। तो ये हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 6 10, फिर आ जाएगा ये 5, तो ये अब 5 हो जाएगा। तो इस प्रमेय के हिसाब से हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 10 लिखा है हमारा, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 1। लिखना हो तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो ये हमारी प्रमेय हो गई सिद्ध। इस हिसाब से एक और उदाहरण लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 24 ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर साइड में गुणनखंड निकाल लेते हैं इसके 24। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, फिर ये 2 6 12 हो गया, फिर 2 3 6 बचा 3, तो ये 3 1 5, नीचे दिख रहा है कि नहीं बट समझ जाइए। तो ये क्या हो गया, 2 2 2 3, 2 2 2, ये हो गया 3। अब ये आप पढ़ चुके हो कि यदि 2 इंटू 2 इंटू 2 सेम नंबर लिखा है तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 बार है ना, 1 2 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 या 2 की घात 3 इंटू 3। ऐसा नहीं कि ये 3 यहाँ पर है तो इसी को उठाकर इसके ऊपर लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये 1 2 3 बार 2 लिखा है तो 2 की घात 3 हो गई और ये 3 अलग से, तो ये हमारी प्रमेय सिद्ध होगी। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में काम आएगा। तो देखो अभी हमारी प्रमेय हो गई है खत्म। तो अब मैं गुणनखंड बता देता हूँ। जैसे ये हम ऐसा एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं डायरेक्ट। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, नंबर ले लिया 24। अभी 10 और 24 किया तो इजी पड़ेगा, तो 10 और 24। अब इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, जिसे इसे ही हम कहते हैं मौसा, ओ सॉरी, इसे हम कहते हैं लौसक और इसे हम कहते हैं मौसक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो जैसे ये हो गया तो इसके गुणनखंड पहले हम निकाल लेंगे। ये हो गया 24, तो ये 12, 6 3, ये हो गया, और 10 के भी निकाल लेते हैं, 2 5 10, ये 5 1 5 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू, जैसे प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं हम, इस किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो 24 बराबरी से हो जाएगा 2 गुना
2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। और 10 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो अब हम बात कर लेते हैं एलसीएम की और एचसीएफ की। तो एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम जो होता है वो होता है जो दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वो होगा एलसीएम। तो यहाँ पर देख लेते 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 2 की घात 1 है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 गुना 3। तो यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात हो गई 3, यहाँ पर 1, तो मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं हम 2 की घात 3। अब आ जाते हैं आगे, 2 के बाद हमारे पास में नंबर है 3। तो नंबर हमारे पास है 3, तो 3 की घात 1, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 3 की घात 1, तो यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 5 पर, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 है। 5 की घात भी 1 है क्योंकि आगे यहाँ 5 का कोई नंबर नहीं है, तो 5 की घात 1 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5, या 5 की घात 1, 3 की घात 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 दिया हो गया 15, 2 दूनी 4 दूनी हो गया 8, और ये हो गया 15। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो आप लोग, ये हो गया 120। ये हो गया हमारा एलसीएम। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा नहीं है। अब आ जाती है बात एचसीएफ की। तो एचसीएफ जो होती है वो होती है, मतलब जो मौसा जो होता है वो होती है उभयनिष्ठ घात। अब उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ये बहुत ज्यादा हिंदी वर्ड है। तो देखो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो अब यहाँ देखते हैं, हम यहाँ 2 की घात 1, 2, 1, 3 हो गई, यहाँ पर 2 की घात 1 हो गई। तो 2 की घात 1 जो है यहाँ पर 1 है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना हम लोग, 2 की घात 2 गुना 2 गुना 3, ये 2 की घात 1 होगी। 2 की घात 1 दोनों जगह कॉमन है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ ये है ना कॉमन, एक ये कॉमन है। बाकी यहाँ ना, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो कॉमन तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। सिर्फ कॉमन यही हो रहा है कि 2 की घात 1 और यहाँ पर भी 2 की घात 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉमन। ये हो गया हमारा एचसीएफ, छोटा सा फॉर्मूला है। और इसके बाद इसी में एक फॉर्मूला भी आता है, जैसे ये हमारा HCF2 आया है ना, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। ये होता है LCM गुना HCF इज इक्वल्स टू हो जाता है जो हमारे ये दोनों नंबर्स रहेंगे, नंबर्स। तो ये देखो, जैसे कई बुक में ऐसा दिया रहता है, बुक में A इंटू बी ऐसा दिया रहेगा। A इंटू बी इसलिए दिया रहता है क्योंकि वो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा HCF ऑफ A, B, LCM ऑफ A, B। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, LCM ऑफ A, B, HCF ऑफ A, B इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमारा LCM कितना आया है, तो 120 आया है। HCF कितना आया है, 2 आया है, ये दिख रहा है, ये 2 लिख दिया हमने। नंबर्स देख लेते हैं, नंबर्स क्या है हमारे, 24 है और 10 है, मतलब 24 है और 10 है, 24 और ये 10 हो गया। अब करो मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, और 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 एक 240 आ गया। आगे भी वही आना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 240 हो गया। तो इससे समझ में आता है कि ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल प्रूफ करता है। ये जो फॉर्मूला है ये, इसको आप लोग नोट कर लो, ये आगे काम में आने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स के काम में आएगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी प्रश्नावली 1.1। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है हमारे पास में ये है गुणनखंड निकालिए। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। गुणनखंड तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास में 140। अब इसके गुणनखंड अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि कैसे करते हैं गुणनखंड। तो इसमें डाल देंगे यहाँ पर हम हल, या गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, कुछ भी हो सकता है यार, इतना तो कर ही सकते हो। तो इसको हम लिख देंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए लिख दिया हमने 140। अब कहा था मैंने कि सबसे छोटे से स्टार्ट करना है, अभाज्य संख्या से। तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये 7 0 हो जाएगा, 2 7 14 0 का 0। इसके बाद में फिर 2, क्योंकि अब ये हमें ध्यान होना चाहिए कि लास्ट में 0 है, मतलब सम संख्या से विभाजित होगा ही होगा। ये चीजें आपको थोड़ी सोच कर चलनी होगी।
ये हो जाएगा 35 की 2 तिया 6, और नहीं आता है तो यहाँ पर ऐसा करो यार और 70 लिख दो, और अब यहाँ से दे दो भाग, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये हो गया 35 आ गया। और अब यहाँ आ गया ना, अब 3 से करके देखो, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, विषम संख्या आ गई ना आखिरी में, तो 3 से करके देखते हैं। तो 3 से किया तो 3 एकम 3, 5 बच गया। 3 के बाद में 5 आता ही नहीं, तो 3 के बाद में 4, तो वो अभाज्य नहीं है, अभाज्य से करना है हम लोगों को, क्योंकि जैसे मान लेते अगर 4 से कर रहे तो ये तो 2 से हो ही जाता ना भाई, तो जो 4 से हो जा रहा है वो 2 से भी हो जाएगा, तो 2 से भी नहीं हो रहा है क्योंकि सामने ही है लास्ट में। तो यहाँ पर हम कर देंगे 3 से भी कर दिया, 3 से नहीं हो रहा है, तो अब इसके बाद हम करके देखेंगे 5 से, तो 5 के बारे में 35 आता है, तो 5 आता 35, ये हो गया। अब 7 है तो 7 से जाता है, ये 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं, 7 से जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 140 मतलब 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7, या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 140 इज इक्वल्स टू या बराबरी 1 2 की घात 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7, ये हमारा आंसर है यार। और बोर्ड के एग्जाम में तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके लास्ट में ऐसे आंसर लिखना जरूरी है, एक नंबर रहता है उसके ऊपर। तो यदि अगर आप प्रॉपर जैसे बच्चे हो तो आखिरी में बिल्कुल लिखा करो ऐसे, कि एग्जामिनर को कहीं भी मार्क्स काटने के लिए मतलब कि ऑप्शन मत दो कि मार्क्स काटे यार वो, तो हर बच्चा लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156, वैसे बहुत छोटा क्वेश्चन है, आसानी सॉल्व हो जाएगा, फिर भी मैं करके बता देता हूँ। एक लास्ट का क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ हल चला देंगे और फिर उसके बाद में हम इसके निकाल देंगे गुणनखंड। ये हो गया 156। लास्ट में है सम संख्या, तो 2 से जा सकता है बिल्कुल, तो 2 से करेंगे सबसे पहले, तो 2 7 14 2 8 16, फिर लास्ट में सम संख्या, फिर 2 से करेंगे, 2 3 18। अब आगे विषम, तो 3 पे आ जाते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, 3 एकम 3 3 3 9। अब आ जाता है 13, तो ये ना ही 2 के पहाड़े में आता है, ना ही 3 के, ना ही 5 के, ना ही 7 के, ना ही 11 के, तो ये आ जाएगा सीधे 13 के पहाड़े में। तो 13 एकम 13, ये होगा इसकी गुणनखंड। यहाँ पर हमने डाल दिया, लिख दिया 156 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, मतलब 2 की घात 2 गुना 13, ये 2 बार है, इसलिए घात 2 लिखी। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 3825। वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है यार, वही बार बार किया हमने, हल चला दिया, यहाँ पर भी खेत में भी चला देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 3825, आखिरी में विषम संख्या। इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक का एक शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो में भी देखता हूँ आगे बता दूंगा। तो ये 5 है, तो ये तो हो गई विषम संख्या, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 से नहीं आए तो मैंने अभी भाग भी नहीं बताया था, वो करके देख सकते हो लोग। तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, ये तो चला गया। फिर आखिरी में वही, फिर 3 से करके देखते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर चला गया। अब नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है, देखते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, अब आखिरी में 5 बच गया, तो ये तो नहीं जाने वाला, तो इसको मिटा दो। अब करते हैं 3 के बाद 5, ये हो जाएगा 5 8 40, और ये हो जाएगा 5 25। फिर 5 से, 5 एकम 5 बचे 3, 5 7 35। अब आ गया भाई 17, तो ना ये 2 में आता है, ना 3 में, ना 5 में, ना 7 में, ना 11 में, ना 13,
ये आएगा सीधे 17 के पहाड़े, 17 एकम 17। यही है गुणनखंड, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको यहाँ पर 3825 इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 5 × 5 × 70, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17। आप इसका सिंगल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम आ जाते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 5005। सेम प्रोसीजर यहाँ डाल देंगे हम। हल तो चलाना ही पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ता है। लिख दिया हमने नंबर, वही है विषम संख्या है लास्ट में, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा इसकी, क्योंकि दोनों साइड मतलब आखिरी में 0 पाई है। ये कुछ होता है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता ही दूंगा। तो हम 5 से ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचा 0, फिर बचा 0, फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर आ जाते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात है, ये किससे जाएगा? 2 से तो नहीं जाने वाला, चलो 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर तो 11 हो जाएगा, तो नहीं जा रहा। 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में आप देख लो, 5 एकम 5, 5 10 15 20 25, तो 05 इसी टाइप की टर्म आती है। इससे ये भी एक शॉर्ट ट्रिक का ही हिस्सा है। 05 जैसी टर्म आती है, ये लास्ट में 1 है, तो ये तो 5 से नहीं जाने वाला है। 7 से ट्राई करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 3 21, 7 से चला गया, तो ये हो गया 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 3 21, 143। ये मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ ऊपर, यहाँ पर 1001, 7 एकम 7, 3 बच गया, 0 आया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 1 आया, 7 दिया 21, 143। चलो ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं यहीं पर। तो फिर यहाँ देंगे तो 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा, नहीं जाने वाला। फिर आ जाते हैं 9 तो नहीं आएगा, 11 पे आ जाते हैं, तो 11 से देखो चला जाएगा। ये हमने किया 11 एकम 11, 14 में से 11 गया, बचा 3 सामने, और फिर 11 3 33, ये चला गया। अब यहीं पर फिर आ जाएगा 13। थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ सकता है इस वाली टर्म में, बाकी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसको हम लिख सकते हैं 5005 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। इसको मिटा देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आ जाते हैं हमारे 5वें प्रश्न की तरफ, जो कि है 7429, आई गेस यही है। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। नहीं बनेगा तो बिल्कुल मैं करूँगा, और नहीं तो इसका मैं शॉर्ट अपलोड कर दूँगा, तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो अभी हम जितने भी प्रश्न कर चुके हैं, यहीं पर वीडियो को अभी एंड कर देते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न हैं हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में हम सारा कुछ समाप्त करना चाहेंगे तो वो आप लोगों को भी पूरा समझ में नहीं आएगा, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग देखोगे भी नहीं और बोर हो जाओगे। आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी जाते हो तो एक ही दिन में पूरी प्रश्नावली समाप्त नहीं हो जाती है, पर थोड़ा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे, देन उसको भी देखिए। आपको अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं कमेंट का आंसर करूँगा, या फिर अगर ज़्यादा लाइक रहा उस पर, या फिर ज़्यादा लोगों का वही कमेंट रहा, वही डाउट रहा,
तो मैं उसका एक यूट्यूब शॉर्ट बनाऊंगा और उसकी लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और यूट्यूब शॉर्ट तो अपलोड कर ही दूंगा अपने चैनल पर। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, डाउट मुझे पता चलते रहेंगे, या फिर मेरी कुछ पढ़ाने में कुछ गलती हो गई हो तो वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।